हेलो स्टूडेंट, लर्नर एंड व्यूवर्स। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक के सीरीज में अध्याय 3 पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि अध्याय 3 का नाम है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। उसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू से लेकर के लास्ट तक देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असंगत को चुने और कारण बताएं। यानी कि इसमें कहा जा रहा है ये बात कि कौन नंबर में जो ज्वार बाजरा रागी चना है ना, इसमें असंगत कौन है और उसका कारण क्या है असंगत होने का, तो वो बताना है। क ख में देख लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ज्वार बाजरा रागी और चना जो है, इसमें से चना जो है असंगत है, अलग है, क्योंकि चना जो है अनाज नहीं है। बाकी ये सारे चीज अनाज है, चना फसल हो जाएगी। राजमा मूंग सोयाबीन चावल जो है, इसमें आपका जो है चावल अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, बाकी सभी में प्रोटीन पाया जाता है। वही आपको इस प्रकार से लिख देना है जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। तो यह अनाज नहीं है और क्योंकि इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, ये आपको कारण में बता देना है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल मैं हैंड राइटिंग के थ्रू आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि आपको बिल्कुल सही सही मिलेगा। तो आपको जैसे कि पता है कि यहाँ से आपको विज्ञान विषय की बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है। तो आप जो भी विद्यार्थी क्लास 6 में पढ़ते हैं, बिल्कुल इस चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों की तुलना करते हुए चर्चा करें। पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों की तुलना करते हुए चर्चा करें। जैसा कि पाठ में हम लोगों ने बिल्कुल पढ़ा था। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं, बिल्कुल उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि भारत में पारंपरिक और आधुनिक पद्धतियों की तुलना कैसे करते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर लिख रखा है, तो बिल्कुल आप यहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको लिखना है भोजन पकाने की पद्धतियां जिन्हें पाक पद्धति कहते हैं। सबसे पहले पाक पद्धति का परिभाषा ये समझना जरूरी है। ये समझने के लिए हमने आपको यहाँ पर लिख दिया। अब पारंपरिक पाक पद्धति क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहले के समय में अधिकतर पारंपरिक चूल्हों का उपयोग किया जाता था। और आधुनिक पाक पद्धति क्या है, तो अब भोजन पकाने के लिए अधिकांश लोग आधुनिक गैस चूल्हों का उपयोग करते हैं। ये आधुनिक पाक पद्धतियां हैं, भोजन बनाने की पद्धतियां हैं। तो ये आपको दो अंतर लिख देने हैं। पहले के समय में पत्थर के सिलबट्टे का उपयोग किया कर हाथों से पीसने का कार्य किया जाता था, लेकिन अब खाद्य पदार्थों को आसानी से पीसने के लिए इलेक्ट्रिक ग्राइंडर मशीन का उपयोग किया जाता है। बस इतना सा आप छोटा सा उत्तर बिल्कुल आसानी से लिख देंगे। बिल्कुल विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। तो आप निश्चित रूप से यहाँ से बिल्कुल ये चीज़ें अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ये अंतर आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शिक्षक का कहना है कि अच्छा आहार औषधि के रूप में कार्य कर सकता है। रवि इस कथन को लेकर उत्सुक है और वह अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। कम से कम 2 ऐसे प्रश्न सूचीबद्ध करें जो पूछ सकता है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अच्छा भोजन क्या होता है, देखिए यहाँ पे शिक्षक ने बताया है कि आजकल लोग पिज्ज़ा बर्गर मोमोज चाउमीन चॉकलेट मैगी खाना पसंद करते हैं, जो खाने में स्वादिष्ट होता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं है। बिल्कुल इस प्रकार से शिक्षक ने बताया और इस प्रकार से हमने नोट डाउन यहाँ पर कर दिया है। बिल्कुल आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये सारे किताब में ही कहानी में बताया गया था। इनमें से कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये पर्याप्त पोषक तत्व नहीं देते हैं। कौन, ये सब चीज़, ठीक है। अंकुरित अनाज और क्या चीज़ अच्छा होता है वो भी बताया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है क्या, अंकुरित अनाज और दालें सोयाबीन सोया नट्स चुकंदर तुरई करेला लौकी आदि पौष्टिक खाद्य पदार्थ हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसका स्वाद स्वाद पसंद नहीं आता है, अतः पौष्टिक पदार्थ आनंददायक नहीं होते हैं। इन्हीं के स्पष्ट कर दिया गया कि जो पौष्टिक पदार्थ होते हैं वो आनंददायक नहीं होते हैं, लेकिन आपके जी के स्वाद के लिए नहीं होते, लेकिन वो बिल्कुल पौष्टिक होते हैं। तो इस प्रकार से आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपने 4 के उत्तर को बिल्कुल आसानी से समझ लिया होगा। ये बिल्कुल शॉर्ट आंसर है, आप बिल्कुल यहाँ से लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कहा जा रहा है, देखिए क्या कहा जा रहा है कि मेदू सब्जियां नहीं खाता लेकिन बिस्कुट, नूडल्स और डबल रोटी का आनंद लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए? अपने उत्तर को विस्तार से समझाइए। तो चलिए, मेदू को बिल्कुल इसको किस प्रकार से यूज करना चाहिए वो यहाँ बताया गया है। बहुत शॉर्ट में आंसर बताया गया है, यहाँ से आप बिल्कुल लिख सकते हैं। उसे सभी प्रकार के दालें, पनीर, फूल, फल, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, चावल, साबुत अनाज और मेवे आदि खाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है मेदू को खाना चाहिए, जिससे कि उनको जो है पेट में दर्द की जो समस्या बनी रहती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसे सही प्रकार की दालें, पनीर, फल, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, चावल, साबुत अनाज और मेवे खाना चाहिए। मेवे क्या होता है? बिल्कुल हम लोगों ने पाठ में देखा था। तो आप बिल्कुल पाठ को निश्चित रूप से अध्ययन करें, तो आपको ये पता चलेगी कि मेवे क्या चीज़ होती है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट 6 नंबर के क्वेश्चन को। 6 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि रेशमा को कम रोशनी में दिखाई देखने में कठिनाई हो रही थी। चिकित्सक ने उसकी दृष्टि का परीक्षण किया और एक विशेष विटामिन पूरक लेने की सलाह दी। उन्होंने उसे अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की भी सलाह दी। पहला नंबर, वह किस अभावजन रोग से पीड़ित है? ये बिल्कुल आपने पाठ में देखा था कि विटामिन ए की कमी से देखने में कमजोरी होती है। ठीक है, उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है? तो उसको विटामिन ए से जो विटामिन ए की जो पूर्ति करने वाले स्रोत थे, गाजर ना, ये सब हम लोग ने देखा था। तो बिल्कुल वो चीज़ें लिखना है। कुछ खाद्य पदार्थों का सुझाव दें जिन्हें इस समस्या को दूर करने के लिए अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो बिल्कुल आपके 6 के आंसर में इस प्रकार से लिखने हैं। जाए तो ये 6 के आंसर कितने शॉर्ट में लिखा हुआ है। पहला आपको लिखना है, जैसा क्वेश्चन है वैसा आंसर लिखा गया है। क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि वह किस अभावजन रोग से पीड़ित है? तो उस रोग का नाम है रतौंधी। नेक्स्ट है आपका, रेशमा को इस प्रकार की समस्या है, उनके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है? तो खाद्य घटक का मतलब होता है कौन सी विटामिन की कमी हो सकती है? तो विटामिन ए की कमी होगी। विटामिन ए की कमी बिल्कुल, क्योंकि विटामिन ए की कमी से ही हमारे दृष्टि दोष होते हैं, है ना। तो विटामिन ए लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, कुछ खाद्य पदार्थ किन्हीं 4 का सुझाव दें जिन्हें इस समस्याओं को दूर करने के लिए उसे अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। तो बिल्कुल ये चीज़ें 4 आप दे सकते हैं, गाजर, पालक, आम, मीठा आलू, पपीता, दूध। यहाँ तो हमने 4 से ज़्यादा दे दिए, बिल्कुल आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए अब आपका 7वां क्वेश्चन कर रहा है कि आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं: डिब्बाबंद फलों का रस, ताजे फलों का रस, ताजे फल। तो पोषण की दृष्टि से आप किसे लेना पसंद करेंगे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी व्यूवर्स के लिए, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग बिल्कुल कुछ चीज़ों को यूज कर लेते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। तो देखा जाए तो 7वां नंबर में आपका उत्तर इस प्रकार से लिखना है और इस उत्तर को समझना भी है। तो देखिए कितना बेस्ट लिखा गया है कि मैं ताज़े फल पसंद करूंगा। तीनों ऑप्शन में से किसको? ताज़े फल पसंद करूंगा, क्योंकि ताज़े फलों में भी रुक्षांश होता है। डिब्बाबंद फलों का रस संरक्षक, कृत्रिम रंग और स्वादकारी पदार्थ से भरा होता है जो शरीर के लिए हानिकारक होता है। बिल्कुल आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि गौरव के पैर की हड्डी टूट गई। उसके चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा किया और प्लास्टर लगा दिया। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली भी दी। जब वो दूसरी बार दिखाने के लिए गया तब चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी पीने के लिए दिया। चित्र 3.5 का संदर्भ लें और आगे लिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो आगे लिखित जो प्रश्न है उस पर उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं उन प्रश्नों को। तो देखिए बच्चों, प्रश्न है कि चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली क्यों दी? पहला क्वेश्चन है, इसके उत्तर में लिखना है इस प्रकार से। ये 8 का उत्तर है, इस प्रकार से आपको लिखना है। क्योंकि कैल्शियम दुर्बल अस्थियों को मजबूत बनाता है और टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने में सहायता करता है। ये पहला उत्तर हो।
तो इस प्रकार से आपको 8 के क में लिखना है उत्तर, क्योंकि कैल्शियम दुर्बल अस्थियों को मजबूत बनाता है और टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने में सहायता करता है। तो ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एकदम कैल्शियम के लिए उनको ये गोलियां दी गई थी, कैल्शियम गोलियां दी गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि कारण भी बताया गया है, टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने में सहायता करता है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है ख नंबर में। देखिए, दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी सिरप भी दिया, तो ऐसा क्यों किया? तो चलिए इसके उत्तर को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, विटामिन डी शरीर को हड्डियों के लिए कैल्शियम को अवशोषित करने में सहायता करता है। अब देखिए विटामिन डी जो है शरीर के हड्डियों के लिए कैल्शियम को अवशोषित करने में सहायता करता है, इस वजह से जो है उनको विटामिन डी की सिरप भी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ग नंबर में कि चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है? तो देखिए सवाल में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमारे मन में जो सवाल आया वो ये आया कि विटामिन डी की कमी के कारण शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। देखिए क्या सवाल क्या आया था, देखिए सवाल यहाँ पर लिखा गया है, डॉक्टर ने कैल्शियम की गोलियों के साथ विटामिन डी लेने की सलाह क्यों दी? बिल्कुल, कैल्शियम जब दिया तो उसको सिरप क्यों दिया ना, ये सवाल उठता है। और कैल्शियम और विटामिन डी के बीच क्या संबंध है, ठीक है, ये हमारे मन में सवाल उठता है। और इसका सवाल का उत्तर भी यहाँ पर दिया हुआ है कि विटामिन डी की कमी के कारण शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है, जिससे हड्डियां कमजोर और नाजुक हो सकती है। दोनों पोषक तत्वों का पर्याप्त सेवन हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आप यहाँ तक बिल्कुल लिख सकते हैं इसके उत्तर में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलयन में किया जाता है, लेकिन इसका रंग नीला काला नहीं होता। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? देखिए, जिस पदार्थ का परीक्षण करने पर आयोडीन विलयन में नीला काला हो जाता है तो वही कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन चीनी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। लेकिन चीनी में ऐसा बात नहीं होता है, वही पूछा जा रहा है क्यों ऐसा नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखना है कि चीनी में मंड नहीं होता है, इसलिए जब चीनी का परीक्षण आयोडीन विलयन से किया जाता है तब इसके रंग में कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये आपको इतना छोटा सा आंसर लिख देना है कि चीनी में मंड नहीं होता है, इसलिए जब चीनी का परीक्षण आयोडीन विलयन से किया जाता है तब इसके रंग में कोई बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 10 है अब आपका कि अब आप रमन के इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? सभी मंड कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं है। आपने उत्तर की जांच करने के लिए किसी क्रियाकलाप की योजना का वर्णन करें। तो चलिए इसके उत्तर को हम लोग देख लेते हैं कि सभी मंड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं है। इसकी व्याख्या हम लोग इस प्रकार से देख लेते हैं। तो आपको लिखना है, स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो अन्य प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज आदि में शामिल है। स्टार्च एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है जो अन्य प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज आदि में शामिल है। यदि हम इनका परीक्षण आयोडीन के साथ करते हैं तो वे आयोडीन में नीला काला रंग नहीं दिखाते हैं। नीला काला रंग नहीं दिखाते क्योंकि चीनी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट तो है, लेकिन स्टार्च नहीं है। अतः सभी मंड कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं है। इस प्रकार से आप बिल्कुल वर्णन कर सकते हैं चीनी का उदाहरण लेकर के, जिस प्रकार से हमने इस पे बताया है। बिल्कुल आप भी नोट कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपको प्रश्न है कि प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंदें मिट्टी के मोजे पर तथा उसकी शिक्षिका की साड़ी पर गिरी। ठीक, साड़ी पर आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गई, जबकि मोजे पर आयोडीन का रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंदें मिट्टी के मोजे पर तथा उसकी शिक्षिका की साड़ी पर गिरी। साड़ी पर आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गई, जबकि मोजे पर आयोडीन का रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो चलिए इसके उत्तर में आपको लिखना है इस प्रकार से कि साड़ी में स्टार्च होता है जिसका प्रयोग संभवतः कपड़े की फिनिशिंग प्रक्रिया में किया जाता है।
स्टार्च आयोडीन के साथ क्रिया करके नीला काला रंग बनाता है, दूसरी ओर मोजों में स्टार्च नहीं होता है। ये बिल्कुल आप लिख सकते हैं। और यही कारण है कि साड़ी पर जो रंग गिरा, तो साड़ी पर जो रंग गिरा तो नीली काली हो गई, जबकि मोजे पर गिरा तो उसका रंग नहीं बदला। मेन था स्टार्च का कमाल था, यानी कि साड़ी में स्टार्च होता है जिसका प्रयोग संभवतः कपड़े की फिनिशिंग प्रक्रिया में किया जाता है। बिल्कुल आप इस उत्तर को समझ जाएंगे, एक बार आप नोट करके खुद से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी जितने भी क्लास 6 में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, बिल्कुल यहाँ से साफ और सुंदर राइटिंग के साथ आप यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आंसर की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप 6 में पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से इस चैनल से जुड़ सकते हैं। मैंने पिछले साल भी इसका पूरा वीडियो बनाया है और अब फिर मैं नेक्स्ट इस साल जो हूँ मैं फिर से इस क्लास को बना रहा हूँ और बिल्कुल और अच्छी ढंग से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कदन को एक स्वस्थप्रद आहार क्यों माना जाता है। कदन जो है एक फल है, उसका स्वस्थप्रद आहार क्यों माना जाता है। क्या केवल कदन खाने से शरीर की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती है। चर्चा करें। देखिए इसमें लिखना है आपको कि कदन को पोषक अनाज के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह हमारे शरीर को प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज प्रदान करता है। और दूसरे उत्तर में इसी में दूसरा क्वेश्चन जो था कि क्या कदन खाने से सभी पोषक तत्व हमें प्राप्त हो सकते हैं, तो लिखना है नहीं, कदन हमारे संतुलित आहार का हिस्सा है, पूर्ण संतुलित आहार का नहीं। ठीक है, पूरा संतुलित आहार हमें इसी से प्राप्त नहीं हो जाएगा क्योंकि कदन में वसा कम होती है। तो बिल्कुल ये उत्तर आप बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल आप समझ गए होंगे और छोटा भी उत्तर है, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लास्ट प्रश्न का उत्तर समझने की कोशिश करेंगे और लास्ट प्रश्न यहाँ से बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आपको बिलियन का एक नमूना दिया गया है, आप इसे आयोडीन बिलियन होने की संभावना की जांच किस प्रकार करेंगे। आयोडीन बिलियन में क्या होता है आप वो जाने। आपको बिलियन का एक नमूना दिया गया है और आयोडीन बिलियन होने की संभावना की जांच आप कैसे करेंगे। देखिए आपको इसमें लिखना है, जब किसी बिलियन का नमूना स्टार्च के साथ नीला काला रंग देता है, स्टार्च के साथ नीला काला रंग देता है तो वह आयोडीन बिलियन है, अन्यथा नहीं। बिल्कुल ये एकदम आप कम से कम शब्दों में इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं कि जब किसी बिलियन का नमूना स्टार्च के साथ नीला काला रंग देता है तो वह आयोडीन बिलियन है, अन्यथा नहीं। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। यहाँ तक जो भी विद्यार्थी देखे होंगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट एक अच्छा सा जरूर करेंगे ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो हूँ इसी प्रकार से मैं आपके लिए लेकर के और घर बैठे आप क्लास 6 के ऑल सब्जेक्ट का जो है तैयारी कर सके। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।